integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड। चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अपन कर रहे थे 2012 का सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। 2012 एसएसजेई क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया अपने। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना, पढ़ो उसको, अटेम्प्ट करो। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, है ना। ये पूछा है अपन से, वो भी कौन सा है, अंडर एक्सियल टेंशन, है ना। ये ध्यान रखना है, अंडर एक्सियल टेंशन, है ना। वैसे भी इसने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। न्यूमेरिकल में हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। टॉर्सन के लिए पूछा, शियर के लिए पूछा है, या फिर टेंशन के लिए पूछा है। ये एक्सियल टेंशन के लिए पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 26 फॉर्मूला सीधा सीधा ये है। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। आंसर आ गया अपना सी। 26 में 6, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखो ये क्या लिखा है इसमें। देखो यहाँ ध्यान, ये देखो लास्ट में लिखा है एक्सियल टेंशन, ये है यहाँ काम का, ठीक है। फिर है, आपने ये पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, उसमें और भी तरीके के होते हैं ना। तो ये मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, क्वेश्चन अपना यहीं तक लिमिटेड है, तो मैं इसलिए ध्यान से आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए लेंथ L कैरिंग ए ट्रायंगुलर लोड, ठीक है, जो जिसकी ट्रायंगुलर लोड है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, W, कहां पे, सपोर्ट पे, और 0 है फ्री एंड पे। अपन से पूछा क्या, स्लोप पूछी है। क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इसके लिए ये केस दे रखा है, बीम है कैंटिलीवर, लोडिंग कुछ अपन को ऐसी दे रखी है, ऐसे, ठीक है। ये दे रखी है अपन को लोडिंग, ये लोडिंग अपन को दे रखी है। यहाँ कितनी होगी, 0 लोडिंग, 0 इंटेंसिटी। यहाँ क्या है, W, या ऑफ कोर्स ये किलोन्यूटन पर मीटर में आएगी। लेंथ इसकी जो है बीम की, जो स्पान है वो क्या है, L है। ये मैंने एक पॉइंट B बोल दिया, ये मैंने इसको A या B दोनों नाम बोल दिए मैंने। अब बताओ, ये पूछा इसने थीटा B डेल्टा B, थीटा B पूछा इसने, डेल्टा B मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना होना चाहिए आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं याद रखने के लिए। मैं डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड है, आप इसको सोल्व करने नहीं जाएंगे एग्जाम में। स्टैंडर्ड है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। सोल्व करने के तरीके हैं, सर ने आपको ढंग से पढ़ा रखा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसे जो केस है ना, सिंपली सपोर्टेड के केस है, जिसमें यूडीएल लगा हो या सेंट्रल लोड लगा हो, है ना। कैंटिलीवर के केस अपने 2 कर लिए लास्ट इसमें क्लास में, है ना। बस तीसरा केस है ये स्टैंडर्ड केस आपको याद ही रखना है। WL³ ऑफ डिवाइड बाई 24 EI, ठीक है। और जो डेल्टा B होता है वो होता है WL⁴ डिवाइड बाई 30 EI। ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, कुछ नहीं इसका वो नहीं है। अब देखो सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन मैंने आपको सॉल्यूशन क्या याद करने के लिए बता दिया, स्टैंडर्ड। आंसर देखो क्या होगा, ऑप्शन क्या है, ए आ गया, ठीक है, ए आंसर आ गया ए। तो ये स्लोप पूछा है, नेक्स्ट टाइम डिफ्लेक्शन पूछ सकता है, दोनों याद रखो आप। एक क्वेश्चन और आता है ऐसे, सेम का सेम, बीम सेम है, लेकिन लोडिंग जो है ट्रायंगुलर लोडिंग है, लेकिन अपोजिट साइड हो गई। जो फ्री एंड पे है वो W, किलोमीटर पर मीटर इंटेंसिटी, और इस साइड में 0। तो क्या करेंगे, तो करना क्या है उस केस में, आप जानते हैं। पूरे के लिए लोडिंग के लिए केस मैंने बता रखा आपको, पूरा जो है लोडिंग W है टोटल में, तो मैंने आपको बता रखे हैं क्या होगा। उसके लिए लोडिंग क्या होगी, थीटा B अंडर डेल्टा B, दोनों बता रखा है मैंने। ये क्या आता है, WL³ अपॉन 6EI, और ये WL⁴ अपॉन 8EI। तो आप क्या काम करें, टोटल इसको माने, ये वाला जो है ना, ये माइनस ये वाला केस, ये बन जाएगा। देखो ये कुछ इसको दो ट्रायंगुलर में कर दूं, टोटल में से मैं ये हटा दूं, इधर वाला, तो क्या बच जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल बन जाएगा ना, ऊपर वाला ट्रायंगल बच जाएगा ना। तो ये यही करना है आपको, ठीक है।
तो हो गया अपना ऐसे ही केस, तो आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा उस केस में, WL³/24 EI माइनस WL³ अपन 6 EI, सेम का सेम WL³ 4/30 EI है ना, ये माइनस ये करना, सॉरी मैं ये माइनस ये करना, ये माइनस ये माइनस ये, और जैसे भी फिर भी जो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है वो तो क्या है, सिर्फ वो बता रहा है कि जो डिफ्लेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है ना, तो किसी भी माइनस को डिफरेंस आना चाहिए, वो तो वैल्यू है, फिर साथ में वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन हो जाएगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है डिफ्लेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे स्लोप क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है, वो तो क्या है, डायरेक्शन है। चलो ये क्वेश्चन इतना वैसे आता नहीं है जेई के लेवल में, ये गेट में ज्यादा पूछा जाता है, तो आप अभी तो यही रखो ध्यान में, स्टैंडर्ड है, इस पे ज्यादा आपको जाना नहीं है, इस पे ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। द अलाउएबल स्ट्रेस इन लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग द, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो आपने सोम में कॉलम पढ़ लिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होगा अलाउएबल स्ट्रेस के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्मूला होता है सिग्मा बी है ना, अलाउएबल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है π² E डिवाइड बाई λ², ठीक है। तो π² E बाई λ², देखो अलाउएबल शियर स्ट्रेस ये कह रहा है, ये इसको अपन को इंक्रीज करना है, सिग्मा बी को इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, लेमडा को क्या करेंगे, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो लेमडा क्या है, लेमडा होता है, लेमडा को बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, तो इसको डिक्रीज करके करना पड़ेगा। तो अपन से क्या पूछा है, इंक्रीज करके है ना, ये जो अलाउएबल जो स्ट्रेस है उसको इंक्रीज करके उसको इंक्रीज करना है, तो कौन से ऑप्शन में कर सकते हैं, तो पहला है स्लेंडरनेस रेशियो, नहीं, उसको डिक्रीज करके इसको इंक्रीज किया जा सकता है, तो पहला अपना ए ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा देखो, उसके बाद में लेंथ ऑफ कॉलम, देखो लेमडा जो होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई के, है ना, एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ, के क्या है, कई जगह के को आर भी लिखा होता है ना, वो तो बस लिखने का तरीका है, ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखो इसको यहां रखो, सिग्मा बी इक्वल्स टू π² E इंटू k² डिवाइड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। अब बताओ एल इफेक्टिव जो है ना उसको डिक्रीज करने पे क्या होगा, सिग्मा बी, मतलब सीधा सीधा पूछ रहा था, ये प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसमें प्रोपोर्शनल नहीं है ना, इसको डिक्रीज करने पे इंक्रीज होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक बात है, इंक्रीज होने पे नहीं हो रहा ना, डिक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है रेडियस ऑफ जायरेशन, हाँ सही बात है, रेडियस ऑफ जायरेशन के को इंक्रीज करने पे क्या होता है, सिग्मा भी इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है, तो सी आ जाएगा अपना आंसर। डी है वो इसेंट्रिसिटी है, उसका कोई इतना खास रोल नहीं होता, तो आंसर हो गया अपना सी। जो रेडियस ऑफ जायरेशन है उसको इंक्रीज करने पे जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता है, तो ठीक है, अपना आंसर आ गया 28 में सी, 28 में सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और इसको कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। फॉर ए पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर टू बी स्टैटिकली डिटरमिन्ड, है ना, उसके लिए फॉर्मूला ये पूछा है कि कंडीशन क्या होगी, है ना, ये सारी चीजें रखी कि एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, जो आर है ये आपको पता है, सारी चीजें क्या होती है, नंबर जॉइंट वॉइंट सारी चीजें आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 29, जो पिन जॉइंटेड के लिए डीएस जो लिखते हैं, है ना, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो लिखते हैं, उसका फॉर्मूला आता है एम प्लस आर माइनस 2j, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट बता रहा है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट बता रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट बता रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डीएस की वैल्यू 0, सही बात है ना, स्टैटिक डिटरमिनेंट के लिए डीएस वैल्यू 0, मैंने यहां 0 पुट कर दिया, तो एम प्लस आर क्या आ जाएगा 2j, कंडीशन देख लो कौन सी है, कंडीशन अपनी एम प्लस आर इक्वल टू 2j, 29 में आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 30,
हर चीज़ आपको ना, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि ये आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम क्या होगा ds निकालना आ जाएगा, है ना। या फिर ये बोल दे m की वैल्यू दे, ये ना बिल्कुल थ्योरेटिकल, मतलब ऐसे ही न्यूमेरिकल बना दे कि m की वैल्यू, r की वैल्यू, सब की वैल्यू दे दो, ds वैल्यू बताओ। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ना कि ये कंडीशन पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सिंपलेस्ट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रेस इज, देखो सिंपलेस्ट जो है ना वो ऐसे बनती है ट्रायंगल का फॉर्म। लोडिंग जैसी भी लगी हो, है ना, लेकिन ये बनती है ट्रायंगल का फॉर्म। तो आंसर क्या हो गया, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल आ गया सी, 30 में सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 31, पढ़ो इसको। फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ, देखो स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम पूछा है, वो कब होगी, है ना। बीम दिए हुए हैं अलग अलग, और अपन से क्या पूछा है, लोडिंग कंडीशन दी हुई है। लोडिंग जो है वो कौन सी टाइप की दी हुई है, यूडीएल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो पहले स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। ये होता है एम एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2e, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। बीम के लिए, बीम में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स लोडिंग होती है ना, वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल डाउनवर्ड या ट्रांसवर्स लोडिंग होती है। तो ये फॉर्मूला, उसमें मोमेंट आएगा तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है। देखो u अपन को मैक्सिमम करना है, u मतलब स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, mx को अपन को मैक्सिमम करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। लिख रहा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केस दिए हुए हैं अपन को, फॉर्मूला जो है ना सबके लिए लिखेंगे, उसमें आप mx को देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन से मैं देख रहा हूँ कि चारों को मैं आपको बता दूँ। ये दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक दूसरा कुछ दिया हुआ है ऐसे, ये ऑर्डर से नहीं होगा, लेकिन आप समझ लो। यहीं पे देखो अपन को mx मैक्सिमम होगा, mx क्या है, x डिस्टेंस पे किसी पे बेंडिंग मोमेंट लिखें वो होता है mx, ठीक है। उसको फिर इंटीग्रेट करके पूरा टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकलता है। ये पूरा क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अब देखो चारों केस में बताओ, किसी भी डिस्टेंस x पे किसी एक एंड से आप x डिस्टेंस पे लिखो और मुझे बताओ mx की वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी। इसमें क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट है जहां सपोर्ट, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है ना, मोमेंट भी आएगा, वर्टिकल सपोर्ट भी आएगा, मोमेंट भी आएगा यहाँ पे, और सब ये आएगा यहाँ पे, ये ऐसा कुछ आएगा, उसमें भी ऐसा होगा। अब ये मुझे बताओ, इस साइड में, इस साइड से मैं लिखूं mx, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है ना, यूडीएल के अलावा। तो क्या होगा, इसमें mx की वैल्यू जो है ना इस केस में मैक्सिमम होगी। क्या करेंगे, तो यूडीएल है, अपवर्ड डायरेक्शन कोई लोड नहीं है, तो mx क्या लिखेंगे, इसमें mx हो जाएगा wx² डिवाइड बाई 2। इस केस में क्या होगा, इसमें wx² डिवाइड बाई 2 तो होगा, ये माइनस में आ जाएगा, और एक ये भी इसके ना डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इस साइड से लिख रहे हो, इस साइड से लिख रहे हो, माइनस में आएगा ये। तो इस केस में क्या है अपने, मैक्सिमम किस केस में आएगा, कैंटिलीवर के केस में आएगा। ऑप्शन देख लो आप कैंटिलीवर का कौन सा है। तो ये जो ना पूरा पीछे कॉन्सेप्ट है इसके, ऐसे नहीं है कि mx मैक्सिमम होगा तब जाके स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो किस केस में होगा, कैंटिलीवर में होगा। आपने डायरेक्ट रट लिया हो तो ये पीछे का जो इसका कॉन्सेप्ट है देख लो। आंसर हो गया सी, 31 में सी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम दे रखा है, उसमें पूछा अपन को डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी पूछी है। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है, नहीं मैं इसका सॉल्यूशन देखो बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बीम कैसे दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो इसने कोई लोडिंग दी हुई है, नहीं दी हुई, न जब तक लोडिंग नहीं दे रखी, नए ही लैंग्वेज में लिख रखी है, तो अपन क्या मानेंगे, जनरल लोडिंग मानेंगे। जनरल लोडिंग का मतलब ऐसे कोई इंक्लाइंड लोडिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें बताओ सपोर्ट रिएक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगी पक्का, क्योंकि एक तो बीम है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक मोमेंट आएगा क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट है। अब देखो
इसमें क्या है, एक इंक्लाइंड होगा, जनरल लोडिंग है, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, लोडिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सपोर्ट रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगी। तो बताओ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, सपोर्ट रिएक्शन कितनी है 2, ये 1 + 1 2 हो गई, और ये 3 है, टोटल कितनी हो गई 5। जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्वेशन कितनी होंगी, एक Fx हो जाएगी, एक Fi हो जाएगी, समेशन Fi = 0, और एक हो जाएगी mz समेशन ऑफ mz = 0। कितनी हो गई, तीन हो गई ना, तीनों इसमें लागू होंगी, ठीक है, क्योंकि जनरल लोडिंग है। तो आ गया, बताओ अब डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या आ जाएगा, ये माइनस ये 5 - 3, आंसर आ गया 2। तो आंसर आ गया 2, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। अपन ने क्या माना है, जनरल लोडिंग माना है, कि इसमें कोई लोड ना तो बताया है, नहीं कुछ इसने थ्योरी में या फिर लैंग्वेज में लिखा है कुछ। मान लो कि क्वेश्चन है ना, ये बोल देता लोडिंग कुछ ऐसे लगी हुई है ना, आंसर तो अपना हो गया, ऑलरेडी हो गया अपना। अब मैं बता रहा हूँ कुछ अलग क्वेश्चन भी बनता है इस पे, है ना। अब देखो जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को, आगे क्या हो सकता है। और अब देखो अपन क्या मान रहे हैं, या तो लैंग्वेज में बोल दे, या तो बोल दे कि प्लेन कंडीशन, प्लेन लोडिंग है, प्लेन लोडिंग लगी हुई है, या तो लैंग्वेज में ऐसा लिखा हो, और अपन को दे दे लोडिंग दे दे ऐसी या कुछ ऐसी किसी भी डायरेक्शन, ये इधर आ सकती है, ये इधर आ सकती है। कहने का मतलब है कि लोडिंग है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड हो, कहीं पे भी दे दो लोडिंग किसी टाइप की दे दो, लेकिन सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड लोडिंग दे, तो क्या होगा, यहाँ रिएक्शन ऐसे आएगी, यहाँ रिएक्शन ऐसे आएगी, यहाँ रिएक्शन ऐसे आएगी, वर्टिकली अपर डायरेक्शन तो आएगी, मूवमेंट आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर ये बताओ सिर्फ लोडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल में कोई लोडिंग नहीं लगी हुई है, तो यहाँ सपोर्ट आएगी क्या, हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगी, तो ये नहीं होगी। तो बताओ सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो जाएगी, रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 2 + 1 + 1 कितनी होगी 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएंगी, Fi वर्टिकली ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये सपोर्ट रिएक्शन लग रही है, लोड नीचे की तरफ लग रहा है, एक इक्वेशन ये mz = 0 ये लगेगी, ठीक है। अब ये मुझे बताओ Fx = 0 लगेगा कि नहीं लगेगा, लोडिंग नहीं है, नहीं सपोर्ट रिएक्शन है, तो क्या ये काम की नहीं है, इक्वेशन ही काम की नहीं है, ये Fx = 0 हो जाएगा, वो इक्वेशन कुछ काम की नहीं है, अपन कुछ ही वेरिएबल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो कितनी हो गई, ये बची 2। तो बताओ अब 4 - 2, आंसर आ गया 2। इस केस में मैच कर रहा है, इससे भी आंसर डी आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना इस दोनों केस में आ रहा है अपना आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करो इसको अगर हो रहा तो आपसे। क्वेश्चन किस पे दिया हुआ है, अपन से पूछा है एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है, ठीक है। द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग अंडर एन एक्सियल टॉर्क इज गिवन बाय, ठीक है। ये बहुत से लोगों ने आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं किया है तो देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे आया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको तो ये कहूँगा कि आप इसको डायरेक्ट याद ना करें। पहली बात तो याद करने का देखो, अपने फ्लेक्सर फॉर्मूला पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, m/i = F/y = E/r, है ना, फ्लेक्सर फॉर्मूला। इसी की सिमिलर फॉर्मूला आता है टॉर्क का, T/J, मोमेंट की जगह टॉर्क आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम का सेम ही, या शियर आ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस आ गया, ये डिवाइड बाई r, ये रेडियस आ गया यहाँ पे g/l, ठीक है। यहाँ पे ये यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, ये शियर मॉडुलस इलास्टिसिटी। मैंने फॉर्मूला सिर्फ याद करने के लिए मैंने ये रिपीट किया और उसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों से लिखो, और एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो ये लिख लो थीटा = TL/GJ, इससे ये आप लिख सकते हैं, लास्ट वाले दोनों को लेके, फर्स्ट और लास्ट को देख के, ठीक है। ये आपने ये लिख दिया। अब बताओ यही अपन से पूछा है या फिर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद है, तो मैं आपसे ये मिटा के अब चीजें पूछूं,
टी टॉर्क है, ठीक है। जी मेटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है, टॉर्क अपने लगाया है टी। और जी जो है मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, शेयर मॉडुलस इलास्टिसिटी। अपन को एल और जे रखना है। देखो कुछ ऐसी है, ये स्प्रिंग है, ये क्या है, ये टोटल इसकी डायमीटर है। ये क्या है, ये जो ना ये बार है, इसकी डायमीटर डी है। इसको खोलने पे टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, कैपिटल एल हो जाएगी, वो है यहाँ पे दी हुई है, उसी को वैल्यू रखनी है। नंबर ऑफ टन क्या है, यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ टन है एन। मुझे ये बताओ इस एक का लेंथ बताओ कितना होगा। एक का लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर आ जाएगा ना, एक का लेंथ पेरीमीटर, एक का लेंथ आ जाएगा पेरीमीटर, क्या हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल डी। डाया क्या है इसकी डी, तो स्मॉल डी। टोटल के एक का है, एक का इतना है एन, अगर टन है टोटल, सब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है, इसकी खुलने पे टोटल लेंथ आ जाएगी। तो एल क्या हो जाएगी, पाई डी इंटू एन, यहां रख देना है। और जे आपको पता ही है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4। डी याद रखना है, स्मॉल डी नहीं होता है, ये जो सर्कुल जो होता है ना उसका डायमीटर होता है। ये क्या काम करो आप यहाँ इसमें पुट कर दो और आंसर निकाल दो अपना, यही आ जाएगा टी इंटू पाई डी एन डिवाइड बाई जी इंटू पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 64 टी एन टी डी एन डिवाइड बाई जी कैपिटल डी रेस टू पावर 4। ये आंसर आ गया, मैच करो। 64 किस में आ रहा है, ए और डी में, दोनों में से। लेकिन डी में क्या है, स्मॉल डी का पावर 4 दे रखा है, यहाँ कैपिटल डी का पावर 4 आया, तो आंसर आ गया अपना ए। आंसर क्या आ गया 33 में ए। आपने देखा होगा यहाँ जी दे रखा है, वहां ई दे रखा है, तो वो उनका गलती है कुछ। और वैसे भी ना दोनों मेटल की प्रॉपर्टी है, तो उसने गलती से लिख दिया होगा, लेकिन ये सही है, जी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है उसमें जी होता है, तो उसमें गलती होती है कई बार, बहुत सारे क्वेश्चन में गलती आ जाती है। चलो ये हो गया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, आप ये फॉर्मूला याद रखें, फिर आपने एक बार ये सोल्व कर लिया तो क्या करना है, यहाँ सीधे सीधे पाई डी एन रखो या पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4 रखो, ये बन गया सीधा, है ना। ये सब इतना थोड़ी ना लिखना हर बार करेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, कॉलर प्रोविजन है, पढ़ो इसको। ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है। क्या पूछा है, 28 डे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सीमेंट इज टेस्टेड ऑन, ये इसकी साइज दे रखी है क्यूब की, है ना। और ये पूछा अपन से, क्या पूछा है, सीमेंट और जो मोटार बनाएंगे ना सीमेंट के, ये इसके टेस्ट करने के लिए, सीमेंट और जो सैंड है उसका रेशियो क्या होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या काम करते हैं, सीमेंट को लेते हैं अपन 200 ग्राम, ठीक है, और जो सीमेंट रेशियो सैंड जो है ना वो रखते हैं 1:3। अपना आंसर तो यही हो गया ना, आंसर 1:3, आंसर आ गया सी। इंफॉर्मेशन बेस्ड है ना, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन अगली बार जो ना ये इतना ही नहीं आएगा, कुछ और भी आएगा। पहली बात ये सैंड होती है, वो कौन सी होती है, इनोर सैंड लेते हैं, है ना, इनोर सैंड टेस्ट करने के लिए। अब कई बार जो क्या होता है अपना अवेलेबल नहीं होती है, तो वो जो भी है सैंड वो साइट पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने कोड के हिसाब से चलें तो ये इनोर सैंड होती है, जगह का नाम है कहीं, तो ये अपने इंडिया में जगह है, वहां पे उसके नाम से ये इनोर सैंड 1:3। पहली बात, सीमेंट ये ले ली तो सैंड कितनी ले लेंगे, 600 ग्राम। वाटर लेते हैं P/4 + 3 परसेंटेज में, ये P/4 क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी डिवाइड बाई 4 + 3। तो तीनों चीज आपको पता हो गई, ये एक इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो उसके बाद में जो क्यूब है ना, क्यूब है, मोटार बनाया अपन ने, दोनों को मिला के पेस्ट, वाटर भी मिला दिया, तीनों को मिला के पेस्ट बनाया, और उससे अपन ने मोटार बन गया, उससे क्यूब बनाया। क्यूब की साइज क्या होती है, साइज कोड में क्या लिखा है, कोड में लिखा है √50 सेंटीमीटर, और वो कितना होता है, क्या रखेंगे, √50 कितना जगह, लगभग 7 के आसपास आएगा ना, उसको mm में रखें तो 70.7 mm, जैसा कि इसने
क्वेश्चन में लिख रखा है। तो आप ये इंफॉर्मेशन भी याद रखो, √50 सेंटीमीटर याद रखो, उससे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, स्ट्रेंथ वही 28 डे पे स्ट्रेंथ निकालेंगे, जैसा अपन स्ट्रेंथ जब भी लिखाएंगे वो 28 डे पे निकालेंगे। वो डिपेंड करेगा आप कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा ग्रेड पे। चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई कि सीमेंट कितना है, सैंड वाटर रेशियो, सैंड कौन सी टाइप की है, सिंपल की जो ये क्यूब है, सिंपल बना रहे हैं क्यूब की है, वो क्या साइज होगी। अब देखो हमारा क्वेश्चन 34 तो हो गया, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो, इसका भी आंसर हो जाएगा, है ना, इसी से ही। तो फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड। अब ये बताओ, देखिए ग्रेड कौन सी है, 43। ये मैंने कहा ये जो है ना ग्रेड पे डिपेंड करेगा, 43 ग्रेड है ना, तो मिनिमम 43 तो होनी चाहिए। तो 43 MPa आंसर हो गया ए। 35 में आंसर हो गया ए। ठीक है, जो ग्रेड है ना वो उसकी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही उसने डिफाइन करी है, तो आंसर हो गया अपना ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन इसने बता रखी है, कौन सी, मॉडरेट बता रखी है। उसके लिए देखो ऐसा क्वेश्चन अपने ये 2 या 3 बार मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन उसमें कंडीशन कौन सी थी, सीवियर कंडीशन थी। ठीक है, या तो उसने लिख रखा था कि सीवियर कंडीशन है, या और ये बता रखा था कि जैसे अपना जो कंक्रीट है वो बिलो सी वाटर है, तो वो तो अपने पास 2 टेबल हैं, है ना। अभी मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं, मैंने पहले बताया था तब कि मैं आपको एक टेबल बता दूंगा। तो 2 टेबल हैं, उसमें से एक तो टेबल है कि उससे पहचाने कि ये कंडीशन कौन सी है ना, एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है, जैसे माइल्ड कौन सी होगी, मॉडरेट कौन सी होगी, ये पता करने की। एक है टेबल, उसमें दिया हुआ बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं, है ना, कि एक्सपोजर नाम से दिया हुआ है एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी है, माइल्ड मॉडरेट, इसके लिए, है ना। एक टेबल दी हुई है, उसमें 4-5 कॉलम है कि वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना होना चाहिए हर एक के लिए, है ना, अलग अलग कंडीशन के लिए। जो ये अपने से क्या ग्रेड पूछा है वो कितना होना चाहिए मिनिमम ग्रेड, तो वो मैं आपको टेबल इसमें लगा रहा हूं, आप इसको याद रख लें, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, उसी से वो याद रख लें, उससे पीछे वाला याद हो जाएगा, उससे आगे वाला याद हो जाएगा, ऐसे याद रखना है, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है उसी से याद रखना है। अब देखो मिनिमम ग्रेड टेबल है आपके पास, देखो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मॉडरेट है, तो उसके लिए क्या होगा, सीवियर के लिए मैंने बताया था आपको 30 M30, सीवियर के लिए याद रखो M30। क्वेश्चन नंबर 36 सीवियर के लिए था M30, है ना। तो उससे पहले है, उससे पहले क्या था, मॉडरेट के लिए क्या था M30, ये M25। आंसर हो गया अपना ए, 36 में ए। बस टेबल आपको दिख रही है, तो उस टेबल में आपको आंसर पता है। ठीक है, वो टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ये तीसरी बार आ रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37, है ना, पढ़ो। ये देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। देखो ये ऑलरेडी बता चुका हूं, आंसर आपको पता होगा, ये डी है, बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आंसर डी आ गया क्वेश्चन नंबर 37 में, कि 5% ज्यादा सैंपल फेल नहीं होना चाहिए। अगर 100 सैंपल M35 के लिए अपन जैसे डिजाइन कर रहे हैं ये कंक्रीट है, तो क्या होना चाहिए इसमें 95 जो है ना, कम से कम 95 की M35 से MPa से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ निकल के आनी चाहिए। ठीक है, 5 ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। आंसर आ गया डी, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो। वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वर्केबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी है कि अपना जो कंक्रीट में जो अपना पेस्ट बना हुआ है ना, सीमेंट वाटर का जो ये सैंड के साथ मिलके जो पेस्ट बना हुआ है, वो एग्रीगेट को कितना कवर कर रहा है ना। पूरा अच्छे से कवर करेगा, वर्केबिलिटी अच्छी है। कवर नहीं कर रहा है, उससे है ना काम करने में आसानी नहीं होती है, तो उसको वर्केबिलिटी लोअर है, उसकी कम है। तो वो कह रहा है वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, कि किसकी प्रोपोर्शनल है। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरा ऑप्शन देखें पहले, पहला ऑप्शन बाद में देखूंगा। पहला है वाटर सीमेंट रेशियो। देखो वाटर सीमेंट रेशियो से वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया मैंने, वाटर बढ़ा दिया, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ गया, उसे क्या हुआ, सीमेंट पेस्ट बढ़ गया, आसानी से उस पर कवर कर गया, है ना, एग्रीगेट पे। तो
वर्केबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रेंथ जो है ना वाटर बढ़ाने से सीमेंट की वैल्यू कम हो गई ना, उसके रेशियो में देखें तो कम हो गई, और उसकी कंपेरिजन में तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ जो है ना उसकी कम हो गई ना। स्ट्रेंथ जो है कॉम्प्रोमाइज अपन को नहीं करनी है स्ट्रेंथ से, तो उसको फिक्स रखते हुए वर्केबिलिटी बढ़ाने का मतलब है। तो अपना बी आंसर तो गलत हो गया है ना। ऐसा कुछ लिखा होता कि स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो आंसर सही होता, लेकिन अभी गलत है। सी देखो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट को बढ़ा दो, एग्रीगेट को बढ़ा दिया मैंने तो क्या हुआ, वैसे ही अपन को करना क्या है वर्केबिलिटी में, जो सीमेंट पेस्ट, सीमेंट सैंड का जो पेस्ट बना हुआ है, मोटार बना हुआ है जैसे, उसी को वो ज्यादा होगा ना, तो वो अच्छे से कवर कर पाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एग्रीगेट को बढ़ा दो तो वैसे ही वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनल थोड़ी हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और टाइम ऑफ ट्रांजिट, ये भी इसके भी ना, ये इससे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल ही होगा। तो तीनों ऑप्शन कट गए है ना। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, ये तीनों को काट के फिर आंसर आ जाए है ना। वैसे ही आंसर आ गया ए, 38 में आंसर वैसे ही आ गया ए। लेकिन आपको और मैं बता दूं, ये मैंने इसलिए बताया है, क्यों बताया मैंने एलिमिनेशन करके, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट है, इसको समझ लेते हैं। ग्रेडिंग की ग्रेडिंग जो है ना, ये समझ लेते हैं कि हायर साइज है या लोअर साइज है, को इसकी जो एग्रीगेट है उसकी साइज को देख लेते हैं, वो नहीं देखना। ग्रेडिंग का मतलब होता है वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, उस पर ये है। देखो वेल ग्रेडेड होगा तो क्या होगा, सारे साइज के पार्टिकल होंगे अवेलेबल, तो साइज ऐसे नहीं है गायब है, तो उससे क्या होगा, वो उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये प्रोपोर्शनल है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट से, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से। तो ये आगे आंसर है ना। तो वेल ग्रेडेड, क्योंकि वेल ग्रेडेड में वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, वेल ग्रेडेड में। तो ये ऐसा क्वेश्चन भेजा है, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में वर्केबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एग्रीगेट अपना ऐसा है तो किसकी ज्यादा होगी, वेल ग्रेडेड की ज्यादा होगी। ये मैंने अलग से इसलिए लास्ट में बताया है। आंसर हो गया अपना 38 में ए। अब क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं ना, स्लम टेस्ट करते हैं, वर्केबिलिटी टेस्ट मैंने बता दिया आपको। वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से चार टेस्ट हैं उनके नाम दे दिया, मैंने बता दिया मैंने ऑलरेडी। जो 2010 में आया था क्वेश्चन, उस टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने बताया था। इसमें स्लम टेस्ट है वर्केबिलिटी का, उसकी डायमेंशंस पूछी हैं। देखो स्लम टेस्ट है, ये कुछ ऐसी शेप होती है, अपना जो अपरेटस होता है कुछ ऐसी शेप होती है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है। ये होती है 30 सेंटीमीटर, ये जो होती है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो होती है ये 20 सेंटीमीटर। अब देखो यही पूछा इसने, टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर और हाइट, यही है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर टॉप, बॉटम 20, 10 और 30, आंसर हो गया सी, 39 में सी। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रख लो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है बताने लायक। क्वेश्चन नंबर 40, लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर एग्रीगेट। देखो कौन सा टेस्ट है, लॉस एंजलिस टेस्ट क्यों करते हैं, डेविल टेस्ट और लॉस एंजलिस टेस्ट किसके लिए, अब्रेजन वैल्यू के लिए, जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आ गया ए, ठीक है। अब देखो आगे जो है ना, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, क्या पता इससे क्या, वाटर अब्जॉर्प्शन एग्रीगेट या इसका स्टोन का पता करने के लिए क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, है ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ पता करने के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इंपैक्ट वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, टफनेस टेस्ट करते हैं। तो हो गया इंपैक्ट वैल्यू, क्या टफनेस पता करने के लिए करते हैं। तो आंसर हो गया अपने क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर हो गया ए, और मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो इसको। ये बॉक्स कंपाउंड दे रखे हैं, C3A, C2S, C3S और एक C4AF, है ना। इनका नाम लिख रखा है इन्होंने पूरा। इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बॉक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके बारे में ऑलरेडी अपना क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो अपने कम से कम एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में, है ना, ये चांस है इसके सीमेंट में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है ना। तो देखो एक तो इस पे अमाउंट है, कितना परसेंटेज, प्रोपोर्शन कितना होता है वो मैंने बता दिया, इसकी प्रॉपर्टीज किस सबसे ज्यादा किसकी है वो बता दिया मैंने, है ना। और किसका इसका एप्लीकेशन क्या यूज होता है किस किस में वो मैंने बताया आपको, है ना। कौन सा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए होता है, कौन सा किसके लिए होता है। अपना क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
इसने पूछा फर्स्ट टू सेट एंड हार्डन। देखो सबसे पहले सेटिंग किसकी होती है और हार्डन जो हार्ड कौन सा होता है, मैंने ये भी मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं। जिसका हाइड्रेशन पहले होगा वो पहले सेट होगा, हार्ड होगा। हाइड्रेशन किसका पहले होता है, C3A का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में तो अपना आंसर हो गया C3A। C3A जो ना वो हाइड्रेशन सबसे पहले होता है, इसका जल्दी सबसे फास्ट होता है इसका हाइड्रेशन। तो इसका फर्स्ट टू सेट एंड हार्डन C3A। ये क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो C3S जो ना वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो अगर अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है तो इसकी मात्रा अपन बढ़ा देते हैं। तो ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए ये ना उत्तरदायी है। ये क्या है, फर्स्ट टू सेट एंड हार्डन। ठीक है, तो क्योंकि इसका हाइड्रेशन पहले होता है, बहुत जल्दी फास्ट होता है इसका। ठीक है, आंसर हो गया अपना ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, द एडिशन ऑफ CaCl2। ये भी फिर से किसका क्वेश्चन है, इसमें कंक्रीट लिखा है, ठीक है, लेकिन ये सीमेंट का ही है ना। क्वेश्चन सीमेंट में ही आ जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आ जाता है। अपन सीमेंट को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनानी हो, है ना, तो अपन क्या करते हैं, ये जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के एप्लीकेशन क्या है, जैसे कोल्ड एरिया है ना, या फिर अपन को बहुत जल्दी रोड बनानी है, उस एरिया में क्या करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज की जाती है। तो तब अपन क्या करते हैं, CaCl2 मिलाते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिलाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो जल्दी से है ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। CaCl2 क्या कर देता है, CaCl2 इसका यूज क्या है, किसमें करते हैं, यूज इन रैपिड हार्डनिंग एंड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग को एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के लिए सीमेंट में यूज करते हैं। वही सेम का सेम जो इसका काम जो है ये यहाँ पे बता रहा है कंक्रीट में, यही सेम काम ये बता रहा है कंक्रीट में। जो इसका फंक्शन जो है ना वो सेम है। ठीक है, ये जल्दी से सेटिंग करवा दे और जो अर्ली स्ट्रेंथ कर ले, तो उससे क्या होगा, देखो जल्दी से सेटिंग होगी, है ना, तो क्या होगा, हाइड्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है, तो क्या क्रैक्स होंगे, श्रिंकेज होगा, है ना, तो श्रिंकेज और क्रैक्स जो श्रिंकेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज जो है ना, श्रिंकेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है। और अपन एक्स्ट्रा हार्डनिंग सीमेंट क्या है, जल्दी से सेटिंग हो जाए इसकी, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए करते हैं ना। अर्ली स्ट्रेंथ क्या कर देंगे, ये मान लो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूं, ये जो 7 दिन में नॉर्मल जो OPC है ना, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 दिन में जो स्ट्रेंथ लेगी वो ये 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर लेती है इतना। तो क्या होगा, जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करेगी, हाइड्रेशन फास्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा ना। तो ये होगी बात। तो ये जो सेटिंग टाइम है ये भी इससे डिक्रीज हो जाता है, सेटिंग टाइम है ये भी इससे डिक्रीज हो जाता है। तो आंसर देखो, है ना, अब ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, A और B अपना मैच कर रहा है। श्रिंकेज है वो इंक्रीज हो गया और ये जो है सेटिंग टाइम है वो डिक्रीज हो गया। तो आंसर आ गया A एंड B। ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा, ये B आ जाएगा, ऑप्शन B। ठीक है, ये सीमेंट का क्वेश्चन है। वैसे तो सीमेंट में कॉन्सेप्ट आप अगर अभी पढ़ेंगे कुछ दिन में, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे, तब ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में यूज होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो वही एप्लीकेशन इसका कंक्रीट में यहां दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो इसने सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है श्रिंकेज के बारे में। क्रैकिंग बता दे तो क्रैक्स भी ज्यादा होंगे, है ना, इसलिए इसको मास कंक्रीट है या फिर टैंक बना रहे हैं उस केस में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, रोड है, टैंक बनाएंगे तो ये देखो उसमें क्रैक्स हो गए तो क्या उसमें पानी भरेंगे, तो उसमें CaCl2 का यूज नहीं किया जाता ऐसे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये भी है, कोड पूछ रहा है। कौन सा कोड काम लेते हैं, द कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर, इसमें गलती करते हैं IS 456 लिख देते हैं, नहीं, इसने थोड़ा सा जानकारी बताया, लेकिन अलग से जो डेडिकेटेड कोड है वो है 10,262 IS 10262। आंसर हो गया 43 में A, 43 में A। ठीक है, 44, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन ऑलरेडी
रिपीट हो चुका है ना। इसने क्या पूछा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछा है। तो देखो इसने किसके लिए पूछा है, शॉर्ट टर्म के लिए पूछा है ना। तो EC इक्वल टू 5000 रूट FC के, सारी चीजें लिखी हुई हैं। EC क्या है, FC के क्या है, इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर दूं, मशीन में लिख दूं लॉन्ग टर्म के लिए 1+5 नीचे लिखा होता है, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्रीप है। तो ये अपने शॉर्ट टर्म के लिए लिखा, तो ये तो अभी यही होगा। आंसर देख लो, आंसर आ गया B, 44 में आंसर B, क्वेश्चन नंबर 45। आसान आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, यही आदत रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्डर प्रोविजन है IS 456 के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट इन RC स्लैब। स्लैब में ये कह रहा है, स्लैब है, ये रीइंफोर्समेंट अपने रीइंफोर्समेंट बार है, ठीक है। कौन सा है ये, मेन बार है, मेन रीइंफोर्समेंट है, ये मेन रीइंफोर्समेंट है। इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है कि जो मेन रीइंफोर्समेंट है ना, उसमें ये कह रहा है कि स्पेसिंग बताओ, स्पेसिंग कितनी रखते हैं। ध्यान रखना, ये मेन रीइंफोर्समेंट पूछा है या डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, और या डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, क्योंकि कोडल प्रोविजन अपन को दे रखे हैं। मेन रीइंफोर्समेंट के लिए क्या होगा, मिनिमम ऑफ 3D 300। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो ये अपन स्पेसिंग रखेंगे। मिनिमम रखना है, मैक्सिमम नहीं रखना है, ध्यान रखना। ये तो क्या है, डायरेक्टली कोडल प्रोविजन पूछा है। ये छोटा सा न्यूमेरिकली बन सकता है, D दे दो। इसने क्या करा, D दे दिया, वैल्यू D मान लो दे दिया 200, है ना। अब बताओ D क्या, इफेक्टिव डेप्थ है, स्मॉल d है, डिफेक्टिव डेप्थ होती है, बीम या स्लैब के केस, दोनों में केस में बोलते हैं इसको। तो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 200 दे दी। अब बताओ मिनिमम, अपन यहाँ मिनिमम रख दें या मैक्सिमम रख दें, गलती हो जाएगी ना। तो वो ध्यान रखना आपको, ये मिनिमम है मेन रीइंफोर्समेंट के केस में। लेकिन अपने को देखो, ये कोडल प्रोविजन है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में सिर्फ इनमें से ये वाला पार्ट दे रखा है। तो 3 × D, 3 × 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। तो आंसर हो गया, अपना आंसर हो गया C, 45 में C। ये मेन रीइंफोर्समेंट दे रखा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होता है, तो उसमें क्या आता है, मिनिमम ऑफ 5D 300 mm। दोनों में से ये mm में, ये भी, ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट के लिए है। मेन के लिए ये रखना है 3D, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 5D। तो ठीक है, अपना हो गया एक्स्ट्रा ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडल प्रोविजन है, कुछ नहीं है इसमें बताने का और समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये है क्वेश्चन है, डेवलपमेंट लेंथ पे है, LSM में कैसे लिखते हैं, उसके बाद में ही ये चीजें दी हुई है। देखो वैल्यू ऑफ बाउंड्री स्ट्रेस, देखो ये क्वेश्चन है डेवलपमेंट लेंथ पे, क्वेश्चन नंबर 46। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है LD, वो होता है सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD। अगर LSM में लिखूं तो हो जाएगा LD इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD, ठीक है। जहां FI आपको पता है क्या होता है, फाई बार का डायमीटर है, और टाउ BD ये है, यही क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है। क्वेश्चन अपना इसी पे है। तो मैंने पहले तो आप ये याद रखें फॉर्मूला डेवलपमेंट लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से होगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, SSC में। तो आप क्या काम करें, अभी इस पे है, लेकिन ये जो फॉर्मूला जो है ना, ये जब डिराइव किया कोड में बता रखा है, साथ में कंडीशन थी कि जो लोड लगाया है वो टेंशन है, टेंसाइल लोड लगा हुआ है, और जो बार जो यूज किया वो माइल्ड स्टील बार, MS लिख रहा हूं, माइल्ड स्टील बार, ठीक है। इसने कंडीशन क्या ली थी साथ में, टेंशन एंड माइल्ड स्टील बार, ठीक है। अब ये कोड कहता है, IS 456 कहता है, IS 456 से ये कहता है अगर आप कंप्रेशन यूज करें, मतलब कंप्रेशन लगा हो लोड
तो क्या हो जाएगा, टाउ बी डी जो है ना, टाउ बी डी क्या हो जाएगा, वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। टाउ बी डी 25% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एच वाई एस टी बार अगर यूज करें, अलग केस है ये, तो क्या हो जाएगा, ये 60% इंक्रीज हो जाएगा टाउ बी डी में। अपना क्वेश्चन यही पूछा है कि अगर एच वाई एस टी बार यूज करें टाउ बी डी में कितना परसेंट चेंज होगा, तो चेंज हो कितना होगा, 60%। क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 60% इंक्रीज। देख लो ऑप्शन, देख लो ऑप्शन आया ए। ठीक है, तो आप क्या काम करना है, ये चीजें पूरी याद रखो, इस पे न्यूमेरिकल बने। ये एक नंबर का गेट में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये अलग से कोडल प्रोविजन है, ये अलग से है, दोनों मिला के न्यूमेरिकल बन जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, ये कंडीशन भी याद हो जाए, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी है ये। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा है क्रिटिकल सेक्शन कहां पे होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर ए स्प्रेड कॉन्क्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज गिवन बाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 47, ये अपना कोई कॉलम है, फुटिंग है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, कॉलम तो रखेंगे उसके ऊपर। ये अपना फुटिंग है, स्प्रेड फुटिंग है, वो मैं पूरा बता नहीं रहा हूं कैसे पूरा डायग्राम बना होगा। ये ऊपर में देखने में ऐसा दिख रहा है अपन को, है ना, ये इसकी डायमेंशन है ये कुछ। ठीक है, पहला केस है बेंडिंग का, क्रिटिकल सेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, याद रखो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्रिटिकल सेक्शन पूछे गेट बेस पे आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेंडिंग का केस पूछे क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, वो कॉलम के फेस पे होगा। तो 1 जो लिख रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं बेंडिंग का केस हो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कॉलम फेस, कॉलम के फेस पे, यहां कॉलम का फेस देखो यही है, इस वाले प्लेन में देख रहा हूं मैं, इस वाले डायरेक्शन में। दूसरा बताओ, देखो अगर वन वे शियर है, वन वे शियर, तब क्या होगा, वन वे शियर में ये होगा डी डिस्टेंस पे। 2 जो लिख रहा हूं वो वन वे शियर के लिए लिख रहा हूं, वो होता है इससे कैपिटल स्मॉल डी डिस्टेंस पे। डी क्या है, इफेक्टिव डी डेप्थ है, कितना है, डी डिस्टेंस पे। ठीक है, डी है इफेक्टिव डेप्थ। तीसरा है 2 वे शियर या फिर पंचिंग शियर, या फिर पंचिंग शियर। तब होता है ये dy2 डिस्टेंस पे। तो 3 लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं किसके लिए, ये dy2 है, पंचिंग शेयर या 2 वे शेयर के लिए। तो अभी अपना क्वेश्चन पूछा है, ये आंसर बताओ, कॉलम फेस कौन सा आ गया, सी। आंसर अपना आ गया सी। लेकिन आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अरे साथ में गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों पे न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल वहां पे पढ़ना आप। ठीक है, तो यहां पे याद रख लो डी डिस्टेंस पे और ये dy2 पे, तीनों इंफॉर्मेशन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48 अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है, L/B की वैल्यू पूछी है, वो क्या होगी, इक्वल टू और लेस देन, है ना, किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए। कॉलम, कोई भी कॉलम शॉर्ट कॉलम कहलाएगा जब L/B, L क्या है उसका L क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, B जो है ना वो LLD है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन, है ना। और वो पूछा है इसने, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, तो मैं ये कह रहा हूं L/B इसने पूछा है, वो क्या होगा, है ना। अपन को क्या बनाना है, शॉर्ट कॉलम बनाना है, शॉर्ट कॉलम। पहली बात तो देखो कॉलम के बारे में देख लो। ठीक है, L/B की वैल्यू अगर लेस देन 3 आ रही है, L इफेक्टिव लेंथ ना, इफेक्टिव लेंथ है, और B क्या है, LLD है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, ये अगर लेस देन 3 आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। ठीक है,
और L बाई बी की वैल्यू इससे ग्रेटर देन 3 होगी तो वही कहलाएगा कॉलम या स्ट्रट में से एक। ठीक है, मैं फिर डिपेंड करेगा आगे चीज, आगे कंडीशन लगती हैं। और L बाई बी की वैल्यू लेस देन 12 है, लेस देन इक्वल टू 12 है, एक L बाई बी की वैल्यू ग्रेटर देन 12 है। ये होगा शॉर्ट कॉलम। ये कंडीशन है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने करवा भी चुका हूं शॉर्ट कॉलम। और ये क्या हो गया, ये हो गया लॉन्ग। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये कुछ नहीं है, कंडीशन याद रखेंगे, याद ही रखनी पड़ेगी। बस ये याद रखना, ये यहां पे इक्वल किस में होता है, यह लेस देन वाले के साइन के साथ में इक्वल होता है। जैसे 12 से कम या 12 से ज्यादा पे बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे एग्जैक्ट बोल दो L बाई बी की वैल्यू 12 है तो बताओ शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए आपको इक्वल याद रखना है, इसके साथ में, इसके साथ में, तो लेस देन के साथ में है इक्वल, तो अपना आंसर क्या हो गया 12 हो गया, आंसर सी। आंसर क्या है, सी नहीं है, आंसर बी, आंसर हो गया बी। ठीक है, लेकिन आपको ये कंडीशन तीनों याद रख लो, तीनों कंडीशन याद रख लो, ये शॉर्ट कॉलम, ये पेडेस्टल, ये लॉन्ग कॉलम। ठीक है, अगर L बाई बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 होगी तभी वो कहलाएगा कॉलम होगा या फिर वो होगा स्ट्रट होगा। स्ट्रट क्या होता है, इसमें प्योर कंप्रेसिव लोडिंग लगती है, जो इसको ये ऐसे मेंबर है वो ट्रस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना IS 456 का एक कोडल प्रोविजन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। इसने पूछा है कि लोड्स के कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो फैक्टर क्या, कौन कौन से उसके फैक्टर में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ना 1.2 1.5 ये दे रखा है, आप ऑप्शन में देख लो कौन से होंगे, ये पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, कोडल प्रोविजन है, इसमें कुछ नहीं करना। तो याद करने का तरीका क्या है, अगर सारे लोड लग रहे हैं तो क्या होगा, वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो कम होगा, वो क्या होगा 1.2। इतना तो हो गया, ऑप्शन कौन कौन से हो गया, सारे लोड, मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसके साथ में विंड लोड या अर्थक्वेक लोड लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा अपना 1.2 होगा। तो आंसर किस किस में से होगा, बी या डी में से एक आंसर होगा, ये पता चल गया ना। 49 में डेड लोड प्लस LL प्लस ये विंड लोड दे रखा है, तो डायनेमिक लोडिंग में से कोई भी हो, विंड लोड हो या अर्थक्वेक लोड हो। ठीक है, तब क्या होगा, तीनों लोड आ रहे हैं तो 1.2 जो फैक्टर है ना ये है, एक तो ये हो गया तीनों कंडीशन में। दूसरा जो है ना आंसर है इसमें जो होगा, ये आपको मैं कोडल प्रोविजन बता दे रहा हूं, ये है कोडल, कहां पे है, ये टेबल नंबर है, टेबल नंबर IS 456 में टेबल नंबर 18 है, IS 456 2000 में ये दिया हुआ है। ठीक है, टेबल नंबर 18 में। ठीक है, और जो आंसर है इसका ये है डी। तो तीनों में 1.2, और जो अगर डेड लोड के साथ में विंड लोड लग रहा है तो वो ज्यादा ये ना डेंजरस होता, तो उसमें 1.5 का रखेंगे अपन। और ये जो है दूसरा जो केस होगा, डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर आ जाएगा अपना डी, आंसर आ जाएगा डी हो गया। ये कोडल प्रोविजन है, ये टेबल नंबर 18 पे IS 456 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50, ए कंप्रेशन मेंबर इज टर्म्ड एज कॉलम और स्ट्रेट इफ, देखो ये क्वेश्चन जस्ट अभी अपन ने किया है, क्वेश्चन नंबर 48 किया ना, उसमें मैंने बताया था आपको, अगर L बाई बी की वैल्यू 3 से ज्यादा हो तभी तो उसको बोलेंगे ना, तो आंसर हो गया अपना L बाई बी की वैल्यू 3 से ज्यादा हो तभी वो कॉलम या ये कहलाएगा, तो आंसर हो गया 3 वाला कौन सा आंसर हो गया, ए आ गया 50 में ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन RCC बीम, जो ग्रेड स्टील की ग्रेड क्या दिया है FE 500। देखो क्वेश्चन नंबर 51, मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन बीम क्या होता है, मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट फॉर्मूला क्या होता है 0.87 FY 0.85 अपॉन FY मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या है परसेंटेज में, ये मैं
ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी 2010 में आया था क्वेश्चन, ये 2012 में फिर से आ रहा है, और ये फ्यूचर में भी आएगा, अपने एग्जाम में भी किसी एक सेट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लो फॉर्मूला, गलती नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो रख दो, बस क्या करना है ये रख दो, क्या आ गया, कैलकुलेशन करो 0.17%, आंसर आ गया 51 में डी। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपको कॉलम और जो बीम है उसके लिए मिनिमम दोनों के केस में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉलम पे भी क्वेश्चन आ चुका है, लैप कर रखा है, लैपिंग नहीं कर रखी है वो भी है ना, और ये बीम का मिनिमम है, मिनिमम टेंशन इन्फोर्समेंट, इस पे मैक्सिमम पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप जो वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको वो बताऊंगा, दोनों आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये कोडल प्रोविजन है, इसी को छोटा सा न्यूमेरिकल बना देगा और कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का, फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। तो क्वेश्चन अपना, इन reinforced and plain concrete footing on soils the thickness at edge shall not be less than। देखो ये कोडल प्रोविजन है, कोडल प्रोविजन का मैं बता रहा हूँ IS 45 में दिया हुआ है। जो अपना फुटिंग जो बनाते हैं ना, फुटिंग में जो कंक्रीट है, प्लेन कंक्रीट हो या फिर आरसीसी यूज करें, उसमें पूछ रहा है कि जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो मिनिमम थिकनेस जो है ना वो है 150 mm, इसको क्या लिख दें 15 सेंटीमीटर। आंसर आ गया अपना सी। तो ये IS 456 में अगर आपको चेक करना है तो ये दिया हुआ है क्लोज नंबर दिया हुआ है 34.1.2 में दिया हुआ है। तो ये कोडल प्रोविजन है, याद रखो इसको 15 सेंटीमीटर या 50 mm। इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.